वेलकम टू आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 10वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम जून महीने के इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल माली क्राइसिस के बारे में है। अभी हाल ही में ये खबर आई कि जो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स यानी कि इकोवास है, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि माली में जो क्राइसिस चल रहा है उसे वो मध्यस्थता करके सॉल्व कर लें। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको जरूर जानना चाहिए कि माली की लोकेशन क्या है। सो हैव अ लुक ऑन TIA यानी कि दिस इज अफ्रीका। अफ्रीका में माली की लोकेशन आपको यहां पर दिखेगी। माली में ये पूरा क्राइसिस चल रहा है। कब से चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या है पूरा मामला और अभी ये न्यूज में क्यों है, इन सभी बातों को समझते हैं। सबसे पहले आप बैकग्राउंड लीजिए इस पूरे मुद्दे का। 2010 के दिसंबर में स्टार्ट होता है अफ्रीका में अरब स्प्रिंग, जो कि ट्यूनीशिया से स्टार्ट होता है। ट्यूनीशिया की लोकेशन मैप में आप यहां ट्रेस कर सकते हैं। इसके बाद ये अफ्रीका के यानी कि नॉर्थ अफ्रीका के कई सारे देशों में फैलता चला गया, जिसमें अफ्रीका में जो लंबे समय से तानाशाह शासन कर रहे थे उनको वहां के लोगों के द्वारा कू करके हटाया जा रहा था, विद्रोह करके हटाया जा रहा था। तो ये जो अरब स्प्रिंग था वो लीबिया में आता है। जब लीबिया में ये अरब स्प्रिंग आता है तो माली से बड़ी संख्या में लोगों ने यहां पे पार्टिसिपेट किया। लीबिया में अरब स्प्रिंग के खत्म होने के बाद जिन लोगों ने लीबिया के प्रोटेस्ट में, विद्रोह में हिस्सा लिया था, वो वापस से माली में आ जाते हैं और यहां से शुरुआत होती है माली में जो विद्रोह है, समस्या है उसकी। तो जब माली में सिचुएशन खराब होने लगी तो लीबिया से बड़ी संख्या में हथियारों को सप्लाई किया जाने लगा। इन बिटवीन वहां पर जो इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप्स थे वो भी एक्टिव हो गए। इवन सिचुएशन माली की जो कैपिटल है बमाको, वहां पर भी खराब होने लगी। हुआ ये कि जो वहां की आर्मी थी उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर यह आरोप लगाया कि आप चीजों को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इस हिसाब से तो माली में सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होती चली जाएगी। फाइनली वहां पर एक मिलिट्री कू देखने को मिला, जिसमें वहां की सिविलियन गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका गया वहां की मिलिट्री के द्वारा। हालांकि वहां की जो मिलिट्री थी उन्होंने ये वादा किया कि वो माली पर शासन नहीं करेंगे, रेदर अगेन वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करेंगे। तो वहां की मिलिट्री ने अपने वादे को पूरा किया और 2013 में उनकी देखरेख में इलेक्शन करवाया गया। नए प्रेसिडेंट का चुनाव किया गया। नए प्रेसिडेंट बने इब्राहिम बौबकार केइटा। इन्होंने 2013 से 2018 तक वहां पर शासन किया। कई सारे वादे उन्होंने किए थे। लोगों का आरोप है इवन इन माली कि वो अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए। 2018 में अगेन इलेक्शंस हुए और एक बार फिर से केइटा सत्ता में आ गए। आरोप यह लगा कि दोबारा जब 2018 में इलेक्शंस हुए तो उन्होंने माल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया जीतने के लिए इस चुनाव को। वर्तमान में जो रीसेंट क्राइसिस चल रहा है वो ये माना जा रहा है कि विद इन ईयर माली में 2 बार मिलिट्री ने तख्तापलट किया है। तो 2 बार किया, एक तो अभी रीसेंट का मुद्दा है, लेकिन इसके पहले 2020 में एक तख्तापलट हुआ था। वो क्यों और कैसे हुआ था? देखिए 2020 में जब तख्तापलट हुआ था तो उस दौरान प्रेसिडेंट इब्राहिम बौबकार केइटा को उनके पद से हटा दिया गया था। इनफैक्ट उन्हें फोर्स किया गया कि वो रिजाइन करें। जब 2020 के मिड में ये मिलिट्री कू हुआ था तो उसके क्या कारण थे? उसके 3 महत्वपूर्ण कारण थे। पॉइंट नंबर 1, वहां पर एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था। 2020 में जो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके लिए इलेक्शंस हो रहे थे, उनके मेंबर्स के लिए। उस इलेक्शन में काफी विवाद हुआ, माल प्रैक्टिसेस के आरोप लगाए गए, लोग डिससेटिस्फाइड थे। मिलिट्री को ऐसा लगा कि सब कुछ अच्छे से नहीं चल रहा है। सेकेंडली, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। इकोनॉमी बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गई थी, करप्शन फैला हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा था। फर्दर कोविड-19 पेंडेमिक आ गया तो सिचुएशन और भी हाथ से निकलने लगी। जो ट्रूप्स थी, सोल्जर्स थे, उनको सही तरीके से पेमेंट नहीं मिल रही थी तो वो भी नाराज थे। तीसरा, सिक्योरिटी क्राइसिस। वहां की मिलिट्री ने यह भी आरोप लगाया कि जो टेररिज्म या जिहादिस्ट हैं माली में, वहां की गवर्नमेंट उन्हें अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही है। इन 3 आधारों पर 2020 के मिड में एक बार मिलिट्री कू होता है और इस कू में जो वहां के प्रेसिडेंट थे उनको उनके पद से हटा दिया जाता है, फोर्स किया जाता है कि वो रिजाइन करें। और जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, वहां पे दोनों होते हैं और दोनों के पास इनफ ताकत होती है, पावर होती है। एक प्रकार का सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है माली में। उनको भी वहां के कैपिटल में रोक कर रखा गया। जो जुंटा ग्रुप था जिन्होंने इस पूरे कू को, जुंटा वो ग्रुप होता है जो फोर्सफुली किसी कंट्री को रूल कर रहा होता है, उन्होंने खुद को एक नाम दिया, नेशनल कमिटी फॉर सल्वेशन ऑफ द पीपल। एक अच्छा नाम। देखिए वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि इस मिलिट्री कू के बाद
उनके ऊपर यह आरोप ना लगे कि वो फोर्सफुली कंट्री को रूल कर रहे हैं। इसीलिए जब भी वो कू करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जैसे हमने 2013 में सिविलियन गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया था, वैसे ही अब हम 2020 में जो हमने तख्तापलट किया है उसके बाद हम अगेन सिविलियन गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करेंगे। हम लोगों के लिए इस तख्तापलट को कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम कंट्री को स्टेबलाइज करेंगे और पॉलिटिकल ट्रांजिशन में हेल्प करेंगे, इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। यह भी कहा कि पास्ट में माली ने जिस भी देश के साथ जो भी एग्रीमेंट्स किए हैं हम उन्हें फॉलो करेंगे। जो एंटी जिहादिस्ट मिशन अभी तक चलते आए हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे। इवन माली की सरकार ने वहां के जो एग्रेसिव ग्रुप्स थे उनके साथ 2015 में एक पीस एग्रीमेंट किया था, उन्होंने कहा हम उसको भी फॉलो करेंगे। कुल मिला के वो हर फ्रंट पे ऐसा चाहते थे कि उन्हें कम से कम विरोध का सामना करना पड़े अगर उन्होंने कू किया है तो। अब देखिए अभी क्या मामला आ रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि साल में एक ही साल में 2 बार माली में मिलिट्री कू हुआ है, सैन्य विद्रोह हुआ है, तख्तापलट हुआ है। 2020 में जब उन्होंने सरकार पर कब्जा किया वहां की मिलिट्री ने, तो उन्होंने एक इंटरिम प्रेसिडेंट चुना कि हम अपनी ओर से एक सिविलियन प्रेसिडेंट चुन रहे हैं जो शासन करेगा और एक प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इकोवास ने कहा था कि नहीं आपको सिविलियन गवर्नमेंट ही वहां पे बनाना होगा, आप रूल नहीं करोगे। उन्होंने एक प्रेसिडेंट एक प्राइम मिनिस्टर चुन भी दिया, लेकिन हाल में न्यूज ये आई कि उन्होंने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और 3 दिन बाद फिर उनको छोड़ दिया। यह कहा कि लोगों ने रिजाइन कर दिया अपने पद से। इसके बाद फिर लोगों ने कहा ये तो आपने फिर से कू कर दिया, वापस से तख्तापलट कर दिया। एक बार 2020 के मिड में किया था, फिर आपने ट्रांजिशनल प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रखा भी था तो उनको भी हटा दिया। तो इट वॉज अ काइंड ऑफ सेकेंड कू विद इन अ ईयर, दूसरा तख्तापलट। वहां की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उन्होंने सपोर्ट किया गोइटा को, जो कि एक पॉलिटिकल लीडर है, जिसके बाद उनको अगेन एक ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट बनाया गया है। हालांकि वहां की मिलिट्री ने वादा यह किया है कि वो 2020 के फरवरी मास तक इलेक्शन करवा के नई सरकार लेकर आएंगे। तो जब वहां की कोर्ट ने सपोर्ट कर दिया गोइटा के ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट के पद को, तो वहां की मिलिट्री ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। ये सब कुछ है जो माली में चल रहा है, आपको जानना चाहिए। यहां पर हम बात कर रहे थे इकोवास के बारे में। इकोवास क्या है? ये एक रीजनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है 15 देशों का, 15 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज का। 1975 में इसे बनाया गया था, जिसके लिए ट्रीटी ऑफ लेगोस को साइन किया गया था। ये कलेक्टिव सेल्फ सफिशिएंसी की ओर वर्क करते हैं। जो भी मेंबर स्टेट्स हैं वो खुद के ऊपर डिपेंडेंट बने। ये इस रीजन में एक पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर भी काम करते हैं। इकोवास को एक इंपॉर्टेंट रीजनल ब्लॉक के रूप में कंसीडर किया जाता है इस पूरे रीजन में। इनकी 2 बॉडीज हैं, एक वेस्ट अफ्रीकन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री यूनियन, इसमें 8 देश हैं जहां पर फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, और दूसरी है वाम्स, वेस्ट अफ्रीकन मिलिट्री जोन, 2000 में इसे बनाया गया था। इसमें 6 देश आते हैं जहां पर इंग्लिश बोली जाती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इकोवास एंड माली क्राइसिस। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंड रिजोल्यूशन टू इंड मलेरिया के बारे में है। 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली लगी थी। यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जाम्बिया दोनों ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया ताकि वो मलेरिया को और अच्छी तरीके से टैकल कर सकें। ऑब्जेक्टिव यही था कि कितनी प्रोग्रेस हो रही है उसे ट्रैक किया जाए। और ये जो स्ट्रेटजी तैयार की गई है वो WHO की जो अपडेटेड ग्लोबल मलेरिया स्ट्रेटजी थी उसके साथ मिलती जुलती है, मतलब उससे कुछ अलग नहीं है, उल्टा नहीं है। रेजोल्यूशन यही था कि हम इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड करें, फंडिंग को और बेहतर करें ताकि मलेरिया को और अच्छी तरीके से खत्म किया जा सके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की बात की गई। WHO का एक ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम है, उसके प्रावधानों को संज्ञान में लेकर ही पूरा ये इनिशिएटिव लिया गया। और उनकी जो स्ट्रेटजी है ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया 2016 से 2030 के बीच में, अगर ये इनका इनिशिएटिव अच्छे से वर्क करता है तो डेफिनेटली वो ये जो इनिशिएटिव है WHO का उसमें मददगार साबित होगा। बात अगर आप मलेरिया की करें तो मॉस्किटो से होने वाला एक ब्लड डिसीज है जिसे प्लाज्मोडियम पैरासाइट कॉज करता है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज जो अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशिया के हैं वहां पर ज्यादा खतरा होता है। जब ये मच्छर काट लेता है, ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, तो उसके बाद ये जो पैरासाइट्स हैं वो लिवर के सेल में मल्टीप्लाई होते हैं, बाद में अटैक करते हैं आरबीसीज को, रेड ब्लड सेल्स को। वैसे तो 5 स्पीसीज हैं इस पैरासाइट की जो नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम विवेक्स ये सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में रेटिफाई कर दिया है एक एग्रीमेंट को। टाइटल था कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया। सभी जो मेंबर स्टेट्स हैं SCO के वो इसमें कोऑपरेट करेंगे। एग्रीमेंट को जून 2019 में साइन किया गया था। बात अगर SCO की करें तो एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यूरेशिया, चूंकि यूरोप और एशिया दोनों के ही देश यहां पर हैं,
तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी के फील्ड में एक प्रकार का अलायंस है। 2001 में स्टैब्लिश किया गया था, तब इसमें थे 5 देश, इसीलिए इसे संघाई 5 मैकेनिज्म के नाम से पुकारा जाता था। इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है, दैट इज हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, HSC। ये सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है इस ऑर्गेनाइजेशन की। ये साल में एक बार मिलती है, पूरा एजेंडा, डिसीजन अडॉप्ट करती है। SCO की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रशियन और चाइनीज है। इसमें 2 परमानेंट बॉडीज हैं। पहली है SCO का सेक्रेटेरिएट, जो कि बीजिंग में है, और दूसरी है एग्जीक्यूटिव कमेटी रैट्स की, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की, जो कि ताशकेंट में है। 8 देश हैं इसमें। इंडिया है, फर्दर पाकिस्तान है, इसके अलावा चाइना है, देन कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रशिया। 4 देशों को ऑब्जर्वर का भी दर्जा दिया गया है, 2000 अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। होपफुली ये तो समझ में आ गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव के बारे में है। गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम और इंडिया ने मिलकर हाल ही में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, ताकि इंडस्ट्रियल एनर्जी इफिशियंसी को एनहेंस किया जा सके। जो 12वां चीफ एनर्जी मिनिस्टीरियल मीटिंग था या इनिशिएटिव था, उसके दौरान यह इनिशिएटिव लिया गया। यह एक इनिशिएटिव है क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल इनिशिएटिव का। ग्लोबल कोलेशन है, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आएंगे। इंडस्ट्रियल मटेरियल में लो कार्बन के लिए काम किया जाएगा। नेशनल गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके ये जो कार्बन असेसमेंट है वो करेंगे। एम्बिशियस पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर प्रोक्योरमेंट टारगेट रखे जाएंगे। ऐसे प्रोजेक्ट्स जहां पर लो कार्बन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं? पहला तो है यूनिडो, यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ यूके और इंडिया इसे लीड कर रहे हैं। साथ है जर्मनी और कनाडा का भी। बात करते हैं क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव के बारे में। दिसंबर 2009 में आया था यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के तहत, जो कोपेनहेगन में हुआ था। कोपेनहेगन कहां है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इतना मुश्किल सवाल नहीं है, ठीक है। पर्पस सिंपल है कि एक हाई लेवल ग्लोबल फोरम की तरह ये वर्क करें, जहां पर ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को प्रमोट किया जाए जिसके माध्यम से हम वो बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑप्ट करें जिनमें हम क्लीन एनर्जी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। 29 देश हैं इसमें। इंडिया है कि नहीं है? बिल्कुल होगा, आपको पूरे कॉन्टेक्स्ट से ही समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आसियान के बारे में है। एक्चुअली में चाइना ने अभी जो 10 आसियान के देश हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग को होस्ट किया है। दैट्स वाई ये न्यूज में आया है। फर्दर चाइना और आसियान के रिलेशंस का ये तीसवां साल है, 30th ईयर है, तो इस वजह से भी ये न्यूज में रहा। बात करते हैं आसियान के बारे में। आसियान का फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ना। इसे पूरे रीजन में पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए बनाया गया था। आसियान की थीम है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। आसियान का सेक्रेटेरिएट आपको इंडोनेशिया के जकार्ता में मिलेगा। 1967 में इसे स्टैब्लिश किया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से। शुरू में जब इसे बनाया गया था तो 10 देश नहीं थे जैसा कि अभी हैं, तब केवल 5 देश एक साथ आए थे। दोज वर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। हालांकि अभी इसमें टोटल 10 देश हैं। 2000 ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। चाइना इसका हिस्सा नहीं है। हालांकि चाइना और इंडिया के आसियान के साथ काफी अच्छे संबंध हैं। इंडिया की अगर आप बात करें तो देखिए, इंडिया ने जब से चाइना के साथ स्टैंड ऑफ इंडिया का हुआ है, फर्दर जो लद्दाख स्टैंड ऑफ हुआ, उसके बाद आसियान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी। बिकॉज आसियान के कई सारे देशों के साथ चाइना के भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो चाइना के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि उसके आसपास जो भी देश हैं उनके साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे हों, इंडिया का कोऑपरेशन बढ़िया हो, ठीक है। और नेक्स्ट आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के बारे में है। जो मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला साहिद, उन्हें अभी 2021-22 के लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया है। इंडिया ने बैक की थी इनकी स्टैंडिंग को। इससे इंडिया को थोड़ी राहत मिलेगी, बिकॉज इसके पहले जो जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट थे वो टर्की से थे और एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देते रहते थे। इंडिया ने इस पर इसके पहले आपत्ति भी जताई थी। उन्होंने पाकिस्तान में जाकर कश्मीर के मुद्दे की तुलना इजराइल पैलेस्तीन मुद्दे से की थी, जिस पर इंडिया ने सख्ती से विरोध किया था। इस बार जो मेंबर होना था वो एशिया पैसिफिक ग्रुपिंग से जाना था, तो इंडिया ने मालदीव्स की जो स्टैंडिंग थी उसे बैक किया था। जो जनरल असेंबली है ये एक मेन डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, जहां पर कंट्रीज खुद को रिप्रेजेंट करती हैं। 193 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें जनरल असेंबली में। इस प्रकार से ये दुनिया के लगभग हर देश को रिप्रेजेंटेशन देता है, कुछ एक को छोड़कर।
जो प्रेसिडेंट होते हैं जनरल असेंबली के, उन्हें हर साल इलेक्ट किया जाता है 1 साल के लिए। ये प्रेसिडेंसी रोटेट करती है 5 ज्योग्राफिकल ग्रुप्स में। 2000 अफ्रीकन, एशिया पैसिफिक जहां से इस बार चुने गए, ईस्टर्न यूरोपियन ये हो गया तीसरा, लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन ये हो गया चौथा, और वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स ये हो गया पांचवा। डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं? अगर मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक पीस एंड सिक्योरिटी, नए मेंबर का एडमिशन या एंट्री, बजटरी मैटर, तो 2/3 मेजोरिटी से डिसीजन लिए जाते हैं जनरल असेंबली में। अगर साधारण मुद्दा है तो सिंपल मेजोरिटी से। बाइंडिंग वोट्स नहीं होते, किसी कंट्री के पास वीटो पावर नहीं होता जनरल असेंबली में, ठीक है। आर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के बारे में है, ओपीसीडब्ल्यू। कॉन्टेक्स्ट ये है कि ओपीसीडब्ल्यू ने, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है केमिकल वेपन कन्वेंशन की देखरेख करना, उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इस बात की जानकारी दी कि उन्हें ऐसा लगता है कि सीरिया ने 17 केसेस में केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया है, या फिर वो श्योर हैं कि 17 केसेस में केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया है। वैसे ये 2 वर्ड्स एक साथ यूज करने की आवश्यकता नहीं थी। कंफर्म हो तो बता दो और नहीं तो बोल दो हमको डाउट है, लगता है, दोनों, लाइकली और डेफिनेटली, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है। ओपीसीडब्ल्यू की बात करते हैं तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिकल वेपन कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करती है। ये कन्वेंशन की अगर हम बात करें, केमिकल वेपन कन्वेंशन की, तो ये 1997 से ही एग्जिस्टेंस में है। इसमें 193 मेंबर हैं। ओपीसीडब्ल्यू का ऑब्जेक्टिव ये है कि दुनिया केमिकल वेपन से फ्री होनी चाहिए और केमिकल वेपन कन्वेंशन के जो भी प्रोविजंस हैं उनको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाए। ओपीसीडब्ल्यू इंस्पेक्शन परफॉर्म करता है जो भी सिग्नेटरी कंट्रीज हैं जिन्होंने वेरीफाई भी किया है इस कन्वेंशन को कि वो इस कन्वेंशन के प्रावधानों के साथ कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। ये जो टेस्टिंग साइट्स हैं या फिर जो सस्पेक्टेड विक्टिम्स हैं, ऐसा लगता है कि इनके ऊपर कभी केमिकल वेपन अटैक हुआ होगा, वो उनसे पूछताछ कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। हेडक्वार्टर नीदरलैंड्स के हेग में है। सिग्निफिकेंस ये है कि इन्हें 2013 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। अगर आप इस कन्वेंशन की बात करें, केमिकल वेपन कन्वेंशन, तो मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो केमिकल वेपन्स को पूरी तरीके से बैन करता है और अगर किसी के पास वो है तो उसे डिस्ट्रक्ट किया जाए, खत्म कर दिया जाए। हिस्ट्री की बात करें तो इस कन्वेंशन के ऊपर निगोशिएशंस तो 1980 में ही शुरू हो गई थी जब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट हो रहा था। तो 1993 में इसे सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया और 1997 में ये फोर्स में आ गया। पर्पस आपको समझ में आ गया होगा, जो भी केमिकल वेपन्स हैं उनका लार्ज स्केल पर इस्तेमाल ना हो उसे प्रोहिबिट करना। कन्वेंशन किसी भी प्रकार के इनफैक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग सभी को ये बैन करता है। केमिकल वेपन का ट्रांसफर या फिर उसका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिससे उसे बनाया जा सकता है पूरी तरीके से रोका जाए। इस संबंध में अब अगर थोड़ी बहुत रिसर्च वगैरह चल रही है मेडिकल, फार्मास्यूटिकल या प्रोटेक्टिव पर्सपेक्टिव से तो चलता है, लेकिन बड़े स्केल पे नहीं जिससे आप वेपन बना सकते हो। ओपीसीडब्ल्यू इस पूरे कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करता है, ये जिम्मेदारी उनके ऊपर है। मेंबर्स की बात करें तो भाई कोई भी मेंबर बन सकता है, ओपन तो सबके लिए है, बट अभी तक हैं कितने, दैट इज 193। इंडिया ने 1993 में साइन किया था, तो ये 193 इसके टोटल मेंबर्स हैं और इंडिया ने 1993 में इसको साइन किया था। इजराइल ने इसको साइन तो किया है लेकिन अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। और 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने ना तो साइन किया है और ना ही रेटिफाई किया है। कौन कौन है? इजिप्ट है, नॉर्थ कोरिया है और साउथ सूडान है, ठीक है, ये तीनों हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें, इसमें एक बहुत बढ़िया सा प्रावधान है, लाइक कंट्री ए को ऐसा लगता है कि कंट्री बी के पास केमिकल वेपन हो सकते हैं, तो वो ओपीसीडब्ल्यू से ये बोल सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप इनके यहाँ एक सरप्राइज इंस्पेक्शन कर लो। तो चैलेंज किया जाता है एक कंट्री की तरह दूसरी कंट्री में कि आप इनके यहाँ इंस्पेक्शन करो, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, हमको डाउट हो रहा है। तो क्लू मिल जाता है ओपीसीडब्ल्यू को और उसके बाद वो सरप्राइज इंस्पेक्शन करते हैं। अगर वो कंट्री उसका पार्ट है तो दे कैन गो देयर, ठीक है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल के बारे में है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 9th यूएन सेक्रेटरी जनरल के रूप में एंटोनियो गुतेरेस के नाम को एक बार फिर से अप्रूव कर दिया है। इसका मतलब ये है कि उन्हें 1 जनवरी 2022 से उनका सेकेंड टर्म मिल जाएगा एंड दैट विल बी अगेन फॉर 5 years। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस नाम को अप्रूव किया है। मैं आपको बता दूं कि जो अपॉइंटमेंट होगा वो तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा ही किया जाएगा, यूएनजीए के द्वारा। जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं उन्हें यूएनजीए अपॉइंट करता है, लेकिन इसके लिए जो रिकमेंडेशन आती है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से आती है। एज वी नो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। जो 5 परमानेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल प्लेयर्स होते हैं। इस अपॉइंटमेंट में उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको पता है उनके पास वीटो होता है, तो उनमें से कोई भी एक देश अगर चाहे तो अपॉइंटमेंट को वीटो कर सकता है। अगर रिकमेंडेशन आ गई है मतलब किसी भी देश को इस नाम पर कोई आपत्ति नहीं है। जो 5 मेंबर्स हैं यूएनएससी में जो परमानेंट है, 2 चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स।
जो 10 इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें इंडिया भी राइट नाउ है। उनके पास कोई वीटो पावर तो नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनका कोई मतलब नहीं है। इनका सपोर्ट भी ज़रूरी होता है अगर कोई व्यक्ति सेक्रेटरी जनरल के पद पे जा रहा है तो, बिकॉज 15 में से 9 मेंबर्स का सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। तो जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनका भी एक इंपॉर्टेंस से होता है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की अगर हम बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं। मैंडेट इनका ये है कि इनको वो सभी फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं जो इन्हें दिए जाएं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, जनरल असेंबली के द्वारा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा, या जो भी यूनाइटेड नेशंस के अदर ऑर्गन्स हैं उनके मैंडेट में जो भी फंक्शन शामिल हैं वो इन्हें परफॉर्म करने होते हैं। फंक्शंस में यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज़ में जो भी मेंबर्स हैं उनके या जो सेशंस हैं उनकी अटेंडेंस इंश्योर करवाना, दुनिया भर में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनसे कंसल्टेशन करना, दुनिया भर में ट्रैवल करते हुए अलग अलग देशों के लीडर्स से मुलाकात करना ताकि यूनाइटेड नेशंस सभी लोगों के साथ इंगेज रहे, समय पड़ने पर कोऑपरेशन को बेहतर तरीके से इंश्योर किया जा सके। आर्टिकल अटलांटिक चार्टर के बारे में है। यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और यूएसए के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने अभी हाल ही में एक नए अटलांटिक चार्टर के ऊपर साइन किया है, जिसमें वो दुनिया में आने वाले नए चैलेंजेस को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो बिडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात है यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के साथ। इन पर्सन मीटिंग की बात हम कर रहे हैं। अब यहां पे बात की जा रही है न्यू अटलांटिक चार्टर के बारे में। मतलब कोई पुराना अटलांटिक चार्टर भी होगा तभी तो ये वाला नया है ना। वो क्या था ये समझने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। आपने छोटे बच्चों का झगड़ा देखा होगा। मान लीजिए दो छोटे बच्चे हैं, एक ए एक बी। ए अपने माता पिता से या किसी अन्य व्यक्ति से कंप्लेन ये कर रहा है कि बी ने उसको झापड़ मारा है, जिसके बाद वो रो रहा है। बट वो ये नहीं बताता कि चकोटी पहले उसी ने काटी थी बी को। हमें ये बताया जाता है कि जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर हमला किया, जिसके बाद अमेरिका ने काफी ह्यू एंड क्राई मचाया। ये बोला कि जापान ने मुझे थप्पड़ मारा है और खुद को एक विक्टिम की तरह शो किया और ये प्रोक्लेम कर दिया कि हम जापान के खिलाफ वॉर लड़ेंगे अलाइड कंट्रीज के साथ मिलकर। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि चकोटी पहले हमने काटी थी। तो क्या किया था, कुछ तो किया होगा ना अमेरिका ने जिससे चिढ़ गया होगा जापान। तो वो चकोटी काटने वाला जो इवेंट था दैट वाज अटलांटिक चार्टर। अटलांटिक चार्टर जिसको इशू किया गया था 14 अगस्त 1941 को, जहां पर अमेरिका और ब्रिटेन एक साथ आए थे। अभी अमेरिका और ब्रिटेन के एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ने की बात नहीं चल रही थी। इसमें उन लोगों ने बात यह की कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा तो दुनिया कैसी होगी। यूएसए का प्लान नहीं था तभी तक युद्ध में जाने का। वो चाहते थे कि जब युद्ध खत्म हो जाए तो जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो उसमें उनका भी से हो। फिर देखिए 1 जनवरी 1942 को इसे फॉर्मली साइन किया गया और यह कहा जाता है कि ये जो अटलांटिक चार्टर था इसी ने आने वाले समय में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की, एक रास्ता तैयार किया। इसे अटलांटिक ओशन में एक वॉरशिप के ऊपर साइन किया गया था। ठीक है, जो चार्टर था उसने कई सारे और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को इंस्पायर किया, जैसे ब्रिटिश एम्पायर का डिसमेंटल होना, नाटो का फॉर्मेशन, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड। ये सभी अटलांटिक चार्टर के रिजल्टेंट थे। मूल बातें ये कही गई थी कि युद्ध के खत्म होने के बाद हर देश के पास खुद की टेरिटरी को, सॉवरेंटी को डिसाइड करने का राइट होगा। कोई देश दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेगा, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड नहीं करेगा। और जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, फ्री स्पीच है, लिबर्टी है, राइट है, उसे इंश्योर करने की कोशिश की जाएगी। ये सारी बातें जापान के इंपीरियलिस्ट एजेंडा के खिलाफ थी। अमेरिका जो अभी तक न्यूट्रल था उसका यूके के साथ इस प्रकार के, ब्रिटेन के साथ इस प्रकार के चार्टर को साइन करना कहीं ना कहीं एक मोरल विक्ट्री थी अलाइड कंट्रीज की, जिससे जापान चिढ़ गया था और तब उसने डिसाइड किया कि वो कार्रवाई करेगा अमेरिका के खिलाफ। ये तो हुई पुरानी बातें। नए चार्टर की आवश्यकता क्यों है? नया अटलांटिक चार्टर इसलिए लाया गया है ताकि जो नए प्रिंसिपल, वैल्यूज और इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी है, ओपन सोसाइटी है, उसे डिफेंड किया जा सके। आज हमारे पास कुछ नए चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी एंड मोस्ट रीसेंट कोविड-19। इन सभी को अच्छे से हैंडल कर सके। यूएसए ने अपने अलाइड कंट्रीज को इस बात का आश्वासन दिया है कि हम पुराने जैसे नहीं हैं। पुराने मतलब ट्रंप चाचा जैसे। हम आपके साथ ट्रांजैक्शनल रिलेशन नहीं रखेंगे, रेदर हम जैसे पुराने रिलायबल पार्टनर हुआ करते थे यूरोपियन कंट्री के, वैसे बनेंगे। ट्रंप चाचा का क्या कॉन्सेप्ट था? आप हमको याद करोगे तो ही याद आओगे, आप हमको कॉल करोगे तो हम आपको कॉल करेंगे। मतलब अगर हमें
आपसे कुछ फायदा हो रहा है तो ही हमको आपसे कोई फायदा होगा, दैट इज ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। ये ट्रंप का प्रिंसिपल था, लेकिन यूएसए ने अभी श्योर किया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम जो अपना रोल प्ले करते थे पहले वो हम करेंगे, उसमें हमारा कोई फायदा हो या ना हो। तो इस तरीके से वो अपने यूरोपियन अलाइज को एक बार फिर से अपने साथ लाने की कोशिश करना चाहते हैं थ्रू दिस न्यू चार्टर। नेक्स्ट आर्टिकल नाटो समिट के बारे में है। अभी हाल ही में ब्रुसेल्स में नाटो की समिट हुई है। नाटो के बारे में बात करते हैं। फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। 1949 में साइन किया गया था। ये वो समय था जब दुनिया दो गुटों में बट गई थी। एक गुट को लीड कर रहा था यूएसए और दूसरे को यूएसएसआर। तो यूएसए ने यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए बनाया था नाटो, जबकि यूएसएसआर ने यूएसए को काउंटर करने के लिए एक पैक्ट तैयार किया था, दैट वाज कॉल्ड एज वार्सा पैक्ट। तो जो नाटो है उसमें यूरोप की और नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज थी, ताकि रशिया के एग्रेशन को वो काउंटर कर सकें। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रसेल्स में है। ये देखिए यूरोप है, यहां पर है बेल्जियम और इसकी कैपिटल है ब्रसेल्स। इस मैप में आप देख सकते हैं। नाटो समिट की हम बात कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। कलेक्टिव डिफेंस के ऑब्जेक्टिव पे वर्क करते हैं। मतलब किसी देश ने अगर नाटो के एक देश के ऊपर हमला किया तो सारे इकट्ठा हो जाएंगे। 30 मेंबर कंट्रीज हैं। 2017 में मॉन्टीनीग्रो ने ज्वाइन किया था और 2020 में नॉर्थ मैसिडोनिया ने। 30 देश में 2 नॉर्थ अमेरिका में है, कनाडा और यूएस, और बाकी 28 यूरोप में। खैर टर्की भी है जो यूरोप और एशिया दोनों में ही है। फर्दर 3 ऐसे देश जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, मैप में लोकेशन यहां है, इन्होंने भी नाटो को ज्वाइन कर रखा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस के बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आसियान कंट्रीज के बारे में आप जानते हैं, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया के 10 देश हैं। अब इसमें इस प्लस का क्या मतलब है? आसियान में जब प्लस जुड़ता है तो 8 और कंट्रीज जुड़ जाती हैं, जिन्हें प्लस कंट्री कहा जाता है। वो 8 जो उनके डायलॉग पार्टनर हैं, 2 ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया और यूएसए। तो आसियान के 10 देश प्लस यानी कि 8 और देश। आसियान प्लस का मतलब आपने समझ लिया। अभी हाल ही में इनके डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। ये जो सेकेंड एडीएमएम था, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीट 2007 में सिंगापुर में हुआ था। वहीं पर प्लस का कॉन्सेप्ट लाया गया कि 8 और देशों को जोड़ लेते हैं। तो 8 जो डायलॉग पार्टनर्स थे वो इसका हिस्सा बन गए, ताकि पूरे रीजन में पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट के लिए ये सभी देश मिलकर काम करें। उद्देश्य यही है कि 18 के 18 देश आपस में एक म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, डायलॉग्स में ट्रांसपेरेंसी आए, बढ़िया काम हो। 5 एरियाज हैं जहां पर ये स्पेसिफिकली काम करते हैं। 2000 मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, पीस, यहां पर देखिए डिजास्टर रिलीफ, पीस कीपिंग ऑपरेशन एंड मिलिट्री मेडिसिन। ठीक है, जो ह्यूमैनिटेरियन माइन वाला ऑप्शन था इसे 2013 में जोड़ा गया, ये पॉइंट 2013 में ऐड किया गया। नेक्स्ट आर्टिकल अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में है। 1959 की जो अंटार्कटिक ट्रीटी थी उसने अभी 60th जो अपनी एनिवर्सरी है उसको मनाया। ये एकमात्र ऐसी ट्रीटी है जो इस पूरे कॉन्टिनेंट को गवर्न करती है ओवरऑल। मतलब पार्टिकुलर मुद्दों पर तो और भी ट्रीटीज हैं, बट ओवरऑल ये गवर्न करती है। इसे 12 कंट्रीज ने वॉशिंगटन में 1 दिसंबर 1959 को साइन किया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि अंटार्कटिका को डीमिलिटाराइज जोन बनाया जाएगा, वहां कोई हथियार लेकर नहीं जाएगा, rather उसका इस्तेमाल केवल साइंटिफिक रिसर्च के पर्पज से किया जाएगा। हेडक्वार्टर है अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में। 1961 में ये ट्रीटी फोर्स में आई थी। उसके बाद कई सारे देशों ने इसे एक्सेप्ट किया। शुरू में जो 12 देश थे उनके नाम मैं भले ही ले लूं, अगर आपको याद ना रहे तो समस्या की बात नहीं है। वैसे ये देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर, यूके और यूएस। वर्तमान में इसमें 54 देश हैं। इंडिया इसका भाग है कि नहीं है? हाँ है। इंडिया ने इसे 1983 में ज्वाइन कर लिया था। अंटार्कटिका है कहाँ? जो हमारा ग्लोब है उसके 60 डिग्री साउथ के नीचे जो रीजन है वो अंटार्कटिका है। ये है 60 डिग्री साउथ की लाइन, इसके नीचे का ये पूरा एरिया अंटार्कटिका है। वैसे अगर आप सर्किल में बनाएंगे तो ये सर्किल तैयार होगा अंटार्कटिका के लिए। तो ये लोकेशन आपने देख ली। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे अंटार्कटिका का इस्तेमाल केवल पीसफुल पर्पज से किया जाएगा, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए। जो भी रिजल्ट्स आएंगे, ऑब्जर्वेशन आएंगे, उन्हें सभी देश आपस में शेयर करेंगे। किसी भी मिलिट्री एक्टिविटी को वहां पे न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट नहीं किया जाएगा और कोई भी देश वहां पे कब्जा नहीं करेगा। अगर आपके पास कोई थोड़ी बहुत टेरिटरी है तो बस उतना है, इस ट्रीटी के बाद कोई एक्सपेंशन नहीं होगा। मतलब डिस्प्यूट कोई आगे ना बढ़े, इसलिए बिल्कुल फ्रीज कर दिया गया जो भी क्लेम था उसे। इसके अलावा देखिए कुछ और भी ट्रीटीज हैं जो मिलकर बनाती हैं अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम। इसमें देखिए इसके अलावा टोटल 4 ट्रीटीज आपको मिलेंगी। 1959 की अंटार्कटिक ट्रीटी, 1972 का कन्वेंशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक सी, 1980 में आया था कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्स, और 1991 में आया प्रोटोकॉल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू अंटार्कटिक ट्रीटी। ये चारों ट्रीटीज मिलाकर बनाती हैं
अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम, जिसमें 4 ट्रीटीज हैं। ठीक है, तो ये तो आपने देखा। कुछ और बातें यहाँ पे बताई गई हैं इस इमेज में, आप उन्हें देख लीजिए। अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में, कोई मिलिट्री यूज नहीं होगा इस लैंड का, साइंटिफिक नेविक इन्वेस्टिगेशन के लिए फ्रीडम होगी, साइंटिफिक प्लान और डेटा को फ्रीली एक्सचेंज किया जाएगा, कोई टेरिटोरियल क्लेम नहीं होगा, न्यूक्लियर फ्री जोन होगा। ये ट्रीटी केवल जमीन पर लागू होती है, वहां के आसपास के पानी के ऊपर नहीं। जितने भी स्टेशन वहां पे बनाए गए हैं उन्हें कोई भी देश जाके इंस्पेक्ट कर सकता है कि वहां पर कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही, मिलिट्री एक्टिविटी तो नहीं हो रही। नेशनल लॉज जो लोग वहां पर हैं केवल उनके ऊपर लागू होगा, उस जमीन के ऊपर नहीं। अंटार्कटिका की जमीन के ऊपर कोई नेशनल लॉ लागू नहीं होगा। फर्दर जो साइंटिस्ट वहां गए हैं उनके ऊपर भले ही वहां का लॉ लागू हो। जो ट्रीटी है उसे मॉडिफाई किया जाएगा तो सभी देशों की सहमति आवश्यक होगी, और सभी जो देश हैं वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि इस ट्रीटी को अच्छी तरीके से लागू किया जाए। तो यहाँ पे 10 बातें थी जो बिल्कुल ब्रीफ में हमने देख ली। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। ILO में जो इंडिया का टर्म था वो अब खत्म होने वाला है, इसी रेफरेंस में ये आर्टिकल न्यूज में आया था। ILO यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, ये UNDP का भी मेंबर है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैंडेट ये है कि ये दुनिया भर में लेबर स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं, लोगों के, वर्कर्स के जो काम करने का अधिकार है उसको प्रमोट करते हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, सोशल प्रोटेक्शन मिले, और जो भी वर्क रिलेटेड इश्यूज है उन्हें हैंडल करने की जिम्मेदारी ILO लेता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एकमात्र ऐसा स्टैब्लिशमेंट है जो ट्राईपार्टाइट फंक्शन करता है, मतलब इसमें 3 पार्टीज आती हैं, एक पार्टी गवर्नमेंट, दूसरी एम्प्लॉयर्स और तीसरे वर्कर्स। ये 187 मेंबर स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें से 186 तो 193 जो UN मेंबर्स हैं उनमें से हैं, और एक एक्स्ट्रा है कुक आइलैंड जो ILO का पार्ट है। इंडिया ILO का फाउंडिंग मेंबर है, हालांकि इसे 1919 में बनाया गया था। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। 1919 में इसे बनाया गया था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के तहत। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक ट्रीटी को किया गया था, कंडक्ट किया गया था, ताकि साइन किया गया था, दुनिया भर में पीस बनी रहे। इसी उद्देश्य से यह आधार बनाया गया कि हम एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो मजदूरों के लिए काम करेगा, वर्कर्स के लिए, और हम सोशल जस्टिस इंश्योर करेंगे। उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और यूनाइटेड नेशंस एग्जिस्टेंस में आया तो ILO को 1946 में उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। 1969 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया। गवर्निंग बॉडी इसकी एपेक्स एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जो सारे डिसीजंस लेती है, चाहे वो पॉलिसी, प्रोग्राम, एजेंडा या फिर बजट से रिलेटेड हो। फर्दर ये अपने डायरेक्टर जनरल को भी चुनते हैं। ये जिनेवा में मिलते हैं। इनकी 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, फर्दर सेकंड जो है वो है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। हमारा लास्ट आर्टिकल FATF के बारे में है। अभी FATF ने डिसीजन लिया है, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखा जाएगा, जिसके बाद FATF न्यूज में आया। FATF एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। 1989 में इसे G7 की समिट के दौरान स्टैब्लिश किया गया था पेरिस में। FATF कोशिश ये करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए भी फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। हालांकि ये केस बाय केस नहीं जाते, ये सीधा ऐसी एक्टिविटीज के लिए कंट्री को ब्लेम करते हैं और उसी कंट्री के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे स्टैंडर्ड्स सेट करना और प्रमोट करना कि हम लीगल, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल मेजर्स ले सकें, जिसके माध्यम से हम मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और जो इससे जुड़े हुए खतरे हैं उनको रोक सकें, ताकि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है वो बढ़िया से काम करता रहे। इसका हेडक्वार्टर वही है जहां OECD का है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का, मतलब कि पेरिस में। इसके 39 मेंबर्स हैं, जिसमें 2 ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, यूरोपियन कमीशन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इंडिया FATF का मेंबर है। FATF प्लीनरी, ये इसका एक सेशन होता है जहां पर सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। FATF की प्लीनरी साल में 3 बार होती है, जहां पर सभी मेंबर्स आपस में मिलते हैं। FATF में 2 लिस्ट तैयार की जाती है। आम बोलचाल की भाषा में इन्हें ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट कहा जाता है, हालांकि इनके ऑफिशियल नाम अलग हैं। ग्रे लिस्ट को जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग में रखा जाता है। जिन कंट्रीज को इसमें रखा जाता है, ऐसा माना जा रहा है कि वो टेरर फाइनेंसिंग को या फंडिंग को सपोर्ट कर रहे हैं या मनी लॉन्ड्रिंग करवा रहे हैं। उन्हें ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब ये होता है कि उन्हें वार्निंग दी जा रही है कि आप ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं अगर आप सही तरीके से इसे काउंटर नहीं करते। तो ग्रे लिस्टिंग में कोई लीगल सैंक्शंस तो नहीं लगाए जाते, लेकिन इकोनॉमिक सैंक्शंस होते हैं, मतलब वो देश इंटरनेशनल लोन्स वगैरह नहीं ले पाएगा। अगर कोई कंट्री इसके बाद भी अपने सिस्टम में इंप्रूवमेंट नहीं करता तो ऐसे देश को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, जिसका ऑफिशियल नाम है कॉल फॉर एक्शन।
अगर कोई देश लगातार नॉन कोऑपरेटिव बना हुआ है तो उसे ब्लैकलिस्ट कर देते हैं कि वो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहा है। फिर उसके खिलाफ लीगल और फाइनेंशियल दोनों प्रकार के एक्शंस लिए जाते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के बारे में। इसके बारे में आपने रिसेंटली सुमित सर ने एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत अच्छे तरीके से चाइना किस तरीके से डेट ट्रैप में बहुत सारी कंट्रीज को फंसा रहा है उसके बारे में बात की थी। यहाँ पर खबर है मोंटेनिग्रो से संबंधित, जो कि सर्बिया का एक नेबरिंग कंट्री है। इन्होंने पैसा लिया था चाइना से रोड बनाने के लिए, जो कि पोर्ट ऑफ बार से सर्बियन बॉर्डर तक कनेक्ट कर सके। इसके लिए 2014 में इन्होंने लोन लिया और लोन था 944 मिलियन रुपीस का। ये चाइना के एग्जिम बैंक ने लोन दिया। अब लोन देने के बाद नई दिक्कतें पेश आ रही हैं। नई दिक्कत किस तरीके से है, जो मोंटेनिग्रियंस के ऊपर जो डेट है वो 65.9% हो गया उनके जीडीपी का, और जिसमें से 25% जो डेट है, जो उधार है, वो चाइना को लौटाना है। और सिर्फ पर्टिकुलरली मोंटेनिग्रो ही नहीं, इस तरीके से लाओस, किर्गिस्तान, मालदीव्स, ये कंट्रीज भी यही सेम परेशानी फेस कर रही हैं, जिसमें इनको जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उधार में चुकाना है चाइना को। आपको याद होगा कि एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको पहले वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के नाम से भी जानते थे। उसी इनिशिएटिव के तहत बहुत सारी कंट्रीज ने डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे लिए, और आज वहीं से डेट ट्रैप डिप्लोमेसी शुरू हो रही है। जैसे कुछ कंट्रीज हैं, जिबूती, लाओस, मालदीव्स, मंगोलिया, मोंटेनिग्रो, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, श्रीलंका को भी आप जानते हैं। श्रीलंका की भी हमने चर्चा की है काफ़ी, कि किस तरीके से हम्बनटोटा पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया। उस तरीके से पाकिस्तान का जो पोर्ट है उसको भी 99 ईयर्स के लिए ये मॉनिटर करेंगे, लीज पे दे दिया है चाइनीज़ को। सी पैक बन रहा है चाइना पाकिस्तान के बीच में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। दिक्कत यहाँ पे यह आ रही है कि बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें कम से कम 50% से लेकर 40% तक का जो एक्सटर्नल डेट है, जो उधार है, वो चाइना को लौटाना है। अब इससे बात आती है कि डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या होती है। ये शब्द जो है, ये इंडियन जियो स्ट्रैटेजिस्ट जो है ब्रह्मा चेन्नई, इन्होंने 2017 में निकाला था इस शब्द को, और इसमें सीधी सीधी बात करी जाती है, जो प्रोजेक्ट ऑफरिंग्स होंगी या लोन जो दिया जाएगा वो कंट्रीज को दिया जाएगा। एक समय आएगा कि वो कंट्रीज वापस देने में असमर्थ हो जाएंगी। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दोज कंट्रीज टू पे इट बैक, टू रीपे। इवेंचुअली जब कंट्रीज रीपे नहीं कर पाएंगी, वापस नहीं दे पाएंगी, तो फिर उनको बहुत सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसेशंस देने पड़ते हैं। बहुत स्वाभाविक सी बात है, आप अगर किसी दोस्त से पैसे लेते हैं और आप अगर उसको पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो वो आपसे कहेगा चलो ये मुझे अपनी घड़ी दे दो, जब तुम पैसे वापस कर दोगे तो मैं तुम्हें ये घड़ी दे दूंगा। अब जब कंट्रीज की बात आती है तो जो उनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस होती हैं उन पे चाइना अपना कब्जा करने लगा है। अब चाइना से ही लोन क्यों ले रहे हैं, ये भी सवाल आपके मन में आना चाहिए। तो चाइना से लोन लेने का सबसे इंपॉर्टेंट वजह यह है कि चाइना चीप लोन्स दे देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का एनालिसिस नहीं करेगा। जिस तरीके से श्रीलंका ने हमसे भी लोन मांगा था, लेकिन जब हमने हम्बनटोटा पे एनालिसिस किया तो हमें लगा ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं है, इसमें जितना आप इनपुट दे रहे हैं उतना उसमें आउटपुट नहीं निकलेगा। इस वजह से इंडिया ने उसको मना कर दिया, लेकिन चाइना ने हाँ कर दिया, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी है वो ये है कि उधार में दबा दो, उसके बाद उनके जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, उस पर अपना कब्जा कर लो। अब इससे एक और बात आती है कि सिर्फ चाइना ही एक जगह है और कहीं से अगर कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए तो नहीं मिल सकते, तो इसका जवाब है ना, और भी बहुत सारी जगह है। जैसे एक इनिशिएटिव है ब्लू डॉट नेटवर्क के नाम से, जिसमें यूएस के जो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जापान के, ऑस्ट्रेलिया के, ये तीनों मिलके आते हैं और ये एवेल्युएशन करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, उनके लिए ये काम करते हैं। उसके बाद एक और है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर भी बात करी जाती है कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो पाए। बिल्ड बैक बेटर के तौर पे एक और इनिशिएटिव है जिसकी हम चर्चा करेंगे, वो भी है। एक आपने काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है, ये इंडिया और जापान जो है ये मिलकर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अफ्रीका में, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव हो जाता है। इसके बाद यूरोपियन यूनियन जो है वो भी काम कर रही है, कनेक्ट करना चाह रहे हैं यूरोप को एशिया से। तो जो पुराने जो कनेक्टिविटी की लाइन्स है, नेटवर्क से, उनका भी यूज़ करेंगे और नए कनेक्टिविटी की लाइन्स को भी ये यूज़ करने वाले हैं। ट्रांस यूरोपियन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, जहाँ से यूरोपियन जो है पैसे ले सकते हैं। यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, रोड लाइन्स का होगा, रेलवेज का है, वाटरवेज, मैरीटाइम शिपिंग होती है, रूट्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये तमाम चीज़ें डेवलप करी जा रही हैं। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी है, जो कि एक इनिशिएटिव है G20 कंट्रीज़ का। अब G20 कंट्रीज़ के नाम आपको याद होने चाहिए, 2020 में पूछे जा चुके हैं।
इनका काम क्या है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना है सस्टेनेबल और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा था, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, अब ये जो है ये G7 कंट्रीज ने लॉन्च किया है और इन्होंने एक एस्टिमेट लगाया कि लगभग 40 ट्रिलियन रुपीस की डॉलर्स की ज़रूरत है। किस चीज़ के लिए? ये जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को जो क्षति पहुंची है उसको वापस पटरी में लाने के लिए। तो इस तरीके से कुछ इनिशिएटिव्स भी हमने देख लिए। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी से किस तरीके से बचा जा सकता है, क्या उसके अलावा ऑप्शंस हैं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।